तो जी हम आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है इट्स नॉट वर्किंग मैन, सब कूल लेट मी यूज सम अदर, क्या नाम है मेरा गेस, स्टार्ट विद द आई एंड इट्स इंडियन प्रोसेक्ट। आप कहेंगे सर हमें तो ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने क्लिक ही किया था इस चैप्टर के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। Indian trust sect. Okay. Previous class we've gone through with what? In the previous class we have gone through with the Societies Registration Act. Okay, societies. सोसाइटी में सर आपने कभी कुछ पढ़ा था एनजीओस के बारे में, व्हाट आर एनजीओस एंड हाउ दे वर्क एंड व्हाट दे एग्जैक्टली वर्क एंड एवरीथिंग लाइक एनजीओस एंड एवरीथिंग। तो ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट क्या काम करती है, उसकी बात अभी करने वाले हैं, उसकी बात हम अभी करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक कहानी सुननी होगी हमेशा की तरह। कहानी सुननी बहुत जरूरी है। कहानी सुन लेते हैं ना सर तो आपको कहानियां क्लियर हो जाती हैं और चैप्टर पढ़ना काफी आसान हो जाता है। मेरी आदत पड़ी है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते। देखिए मैं तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करता। मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आया और मैंने बोला जी निकालो पेज नंबर दिस एंड दिस एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, आज ये लाइन है, ये तो ट्रांसलेशन हो गया, मजा नहीं आता। How we do? We go with the story. I translate the story. Easy form. And the most important part, and each and every part of the story. After summing up the story part, which is come to know what is the back of the mind, what is your topic about? Topic exactly है क्या? ठीक है? Trust क्या है? Trust क्या है? तो जरा सुनिए कहानी यार, मुझे बढ़िया सा अगर मार्कर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये भी अच्छा नहीं है यार, व्हाट दे डू, नॉट वर्किंग। कोई ठीक से काम नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, दिस इज वर्किंग, दिस इज ऑल्सो वर्किंग, गुड। नाउ हमारे इस ट्रस्ट में सर 3 पार्टीज हैं। वी हैव 3 पार्टीज। 3 पार्टीज इन द होल स्टोरी। इस कहानी में 3 रोल हैं। एक है हमारे ग्रैंडफादर। ये कहानी पूरी फिल्मी है। इस एग्जाम्पल को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, ग्रैंडफादर। अदर पार्टी इज द माइनर, छोटा बच्चा। थर्ड पार्टी इज द एनजीओ, जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनी सच में, चाहे वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता। ओके। अब दादाजी को लगता है, ग्रैंडफादर को लगता है, सुनिएगा ध्यान से, लगता है ग्रैंडफादर को कि उनकी बहुत ही प्रॉपर्टी है, बहुत हेवी प्रॉपर्टी है, उसमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो लगता है ग्रैंडफादर को कि उनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, उनका बैंक बैलेंस आता है, उनका कैश बैलेंस आता है, उनके 2-3 फार्म हाउस हैं, उनकी 1-2 बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं जो किराए पे चढ़ा रखी हैं, उनकी कुछ 2-4 दुकानें भी हैं, उनके 1-2 खेत भी हैं मेरठ में, या जो भी है। तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो दादाजी की करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब दादाजी के नीचे जो उनका पोता है वो अभी छोटा बच्चा है, बेटा रहा नहीं, पोता बचा है। पोता भी बहुत छोटा है, उसकी उम्र करीब 8-10 साल है। लगता है दादाजी को कि यानी उन्हें कुछ होना चाहिए, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी इसके पास, माइनर के पास चली जाएगी। लेकिन सर माइनर प्रॉपर्टी को संभाल के नहीं रख पाएगा क्योंकि वो भी छोटा बच्चा है। और आप जानते हैं माइनर के पास अगर प्रॉपर्टी होती है तो उसे कौन रखता है, उसके बिहाफ पर गार्डियंस। गार्डियन कौन है यहां पर हमारे केस में, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर तो रहेंगे नहीं, और अगर उनको कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी, माइनर के पास। और अगर माइनर के पास कुछ फैमिली में से और लोग होंगे, उनके चाचा, भतीजा, ताऊ, चचेरे भाई वगैरह जो भी हैं, तो प्रॉपर्टी में हो जाएगा डिस्प्यूट। और ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी है वो आपस में जो घर के लोग हैं बाकी वो खा जाएं, वो हड़प जाएं। तो दादाजी को डर है इस बात का। तो वो क्या करते हैं, दादाजी सोचते हैं कि एक काम करता हूं, मैं किसी एनजीओ को पकड़ता हूं। एनजीओ कम से कम घपला तो नहीं करेगी क्योंकि वो तो नॉन प्रॉफिट है। और एनजीओ से बोलता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी को संभाल कर रखो जब तक माइनर 18 साल का नहीं हो जाता, और अगर मुझे कुछ हो गया तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये एनजीओ जो है मेरे माइनर को ट्रांसफर कर देगी।
तो दादाजी एनजीओ के पास जाते हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं, किसी भी एनजीओ के पास जाते हैं और एनजीओ को बोलते हैं कि देखिए हमारी प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की और हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को थोड़ा आप संभाल के रखें, उसको देख रेख करें, उसको केयर टेकर बन जाए उसके, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी आप उसके नाम में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जब उसका 18वां जन्मदिन होगा तो उसके प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा लेना और बोलना बेटा ये तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। ठीक है। अब एनजीओ कहती है सर ठीक है सर, ओके, एनजीओ कहती ठीक है। तो सर यहां देखिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, एनजीओ के साथ में एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके। प्रॉपर्टी कितने की है हमारे केस में 100 करोड़ की, द प्रॉपर्टी वॉज ₹100 करोड़। ग्रैंडफादर एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद द एनजीओ, प्रॉपर्टी 100 करोड़, ओके। और यहां हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा तो घर में बैठा हुआ, उसको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। और जब ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी, ग्रैंडफादर डाइज और मे बी गोज समवेयर एल्स और ही इज नॉट एबल टू मैनेज द प्रॉपर्टी, देन द प्रॉपर्टी गोज टू द माइनर, ओके। जब मतलब माइनर बिकम्स मेजर, जब माइनर जो है वो मेजर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी गोज टू द माइनर, व्हेन द माइनर बिकम्स मेजर। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, ओके। तो आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी को हमने डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? अरे डायरेक्टली नहीं दे सकते ना, डायरेक्टली देंगे तो माइनर बेचारा संभाल नहीं पाएगा, उसको तो पता भी नहीं बेचारे बच्चे को कि 10 करोड़ में 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ऑब्वियस बात है। और वैसे भी माइनर जो है वो प्रॉपर्टी को संभाल कैसे रखेगा, उसको तो अकाउंट्स वगैरह ठीक से नहीं आती। मोरओवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी विद द प्रॉपर्टी इज ऑफ द लार्ज अमाउंट। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर में ऐसा क्या होता है, जब किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है किसी कार एक्सीडेंट में, भगवान ना करे, तो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे का जो प्रॉपर्टी रह गया जो उसके पेरेंट्स के नाम पे था वो बच्चे के नाम आ तो जाता है, लेकिन सुनिए ध्यान से, जब किसी बच्चे के पेरेंट्स वगैरह की डेथ अगर हो जाती है तो पेरेंट्स की डेथ हो गई है और बच्चे के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, जो घर है, बार है, बंगला है, बिल्डिंग वगैरह जो भी कुछ है, जो भी माँ बाप का था वो सब बच्चे का हो जाएगा। लॉजिक सी बात है, बच्चे का ही हो जाएगा, लेकिन कब होगा? उस टाइम पे तो नहीं होगा ना, बच्चे तो बिल्कुल छोटा सा है, गोदी में है। तो बच्चे की कब होगा? वो जब बच्चा मेजर हो जाएगा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तो ये उसके बाद वो ओनर बनता है 18 साल के जन्म के बाद। और जैसे वो 18th बर्थडे का होगा तो उसके बाद वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच सकता है। तो होता क्या है, जब बच्चे का 18वां जन्मदिन होता है तब तक तो प्रॉपर्टी को संभाल रहा होता है, कोर्ट संभाल रहा होता है, ओके, या उसके बिहाफ पर कोई भी चाचा भतीजा जो भी है वो संभाल रहे होते हैं। उनको भी किसी को भी पैसा खर्च करना अलाउड नहीं होता, एक भी पैसा नहीं निकाल सकते वो, या फिर कोर्ट संभाल रहा होता है माइनर के बिहाफ पर। जो भी कोर्ट काम करता है माइनर के बिहाफ पर वो तब तक करता है जब तक माइनर वो 18 साल का नहीं होता। जैसे ही माइनर हो जाता है 18 साल का तो माइनर बन गया मेजर। उसके बाद 18th बर्थडे जैसे वो सेलिब्रेट करेगा, कोर्ट से वकील आएगा और बोलेगा भाई साहब आपके जो पिताजी हैं जब उनकी डेथ वगैरह हुई थी आपके मदर फादर की, तो इतने करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम कर गए थे। माइनर बोलता है हाँ जी सर मुझे पता है, इस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं और मैं ही इसका मालिक हूं, मुझे ये भी पता है, लेकिन बस मैं इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, बैंक बैलेंस में विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था मैं, बस मैं अपनी नेसेसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर पा रहा था। और मेरे बिहाफ पर जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता था वो कोर्ट करता था, ये भी मैं जानता हूं। तो एडवोकेट कहता है सर खुशी होनी चाहिए आपको, क्योंकि अब से इस प्रॉपर्टी को आप होल्ड करेंगे, इन प्रॉपर्टी पेपर्स के ऊपर आप साइन कर दीजिए और आपसे प्रॉपर्टी के आप लीगली मालिक हैं। माइनर जो है वो साइन करता है और उस दिन से माइनर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर लीगली मालिक बन जाता है। जितने भी गाड़ी बंगला चीजें हैं वो सारे माइनर के हो जाते हैं जब वो मेजर बन गया है। ठीक है, इसलिए आपने सर ये भी देखा होगा कि जो बच्चा होता है छोटा सा, उसका कोई अगर अंकल है, जो अंकल बोलता है कोर्ट को कि कोर्ट तुम तो प्रॉपर्टी को संभाल कर रखो, तुम तो प्रॉपर्टी को संभाल कर रखो, जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये जो छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं ये प्रॉपर्टी को आपसे ले लेगा और तब तक इस बच्चे को मैं ख्याल करके बड़ा करूंगा। जो भी इस पर्सन को, जो छोटा माइनर है, सॉरी, इस माइनर को इसका मैं ख्याल करूंगा, इसको मैं बड़ा करूंगा। अब जो अंकल जी है वो पता कौन है? ये अंकल जी हैं प्रेम चोपड़ा, और जो बेचारा माइनर है वो है दिलीप कुमार। और प्रेम चोपड़ा बचपन से उस दिलीप कुमार को, उस माइनर को बड़ा मारता है, पीटता है, हंटर से मारना है, पीटना है, हरासमेंट करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है, डरा के रखना है, क्योंकि उनको पता है जब माइनर मेजर हो जाएगा
तब वो उड़ जाएगा आसमान में। प्रॉपर्टी बहुत सारी है ना, करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही माइनर मेजर हो जाए, सुनिए, जैसे ही माइनर मेजर हो जाए, तो डरा तो ऑलरेडी हुआ है पहले, हम 18 से डरा रहे हैं उस बच्चे को, तो डराने के साथ साथ उससे बोले ओए पेपर पे साइन कर और प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर। और बच्चा एक बार 18-19 साल का हो गया, फिर वो पेपर पे साइन कर भी देगा अगर, तो हम ऐसा मानेंगे कि भाई अब तक कोर्ट के कंट्रोल में प्रॉपर्टी नहीं है, किसी कंट्रोल में आ चुकी है, माइनर की प्रॉपर्टी कंट्रोल में आ चुकी है, जो मेजर बन चुका है और मेजर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है अपने अंकल को बहुत ही कम दाम में, और अंकल जी एंजॉय करेंगे। अगर आप ये कहें कि सर माइनॉरिटी की उम्र में अगर वो प्रेम चोपड़ा अंकल दिलीप कुमार को अगर मार देते, किल कर देते, या किसी पहाड़ी से धक्का दे देते, तब क्या होता? यही तो नहीं कर सकते थे ना, यही तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोड ये बोलता है कि जब तक ये बच्चा मेजर नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी इसके पास आ नहीं सकती। ये मालिक है प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी इसके पास आ नहीं सकती। और अगर इस दौरान बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो या माइनर की अगर डेथ हो जाती है और ये अगर ये अनसाउंड हो जाता है, तो प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के पास जब्त हो जाएगी, किसी एनजीओ को चली जाएगी या कोर्ट के पास जब्त हो जाएगी। लेकिन हम किसी की भी फैमिली मेंबर को प्रॉपर्टी नहीं दे देंगे इस तरह से। ओके, इसलिए जब तक छोटा बच्चा है तब तक हम उसको डरा के धमका के रख सकते हैं, ताकि जब जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर करते हैं, हमको प्रॉपर्टी बेच दे बहुत ही कम दाम में। लेकिन उस वक्त हम ख्याल रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ताकि उसे कुछ गड़बड़ ना हो, कोई उसे बीमारी वगैरह ना हो और उसकी डेथ वगैरह बिल्कुल भी ना हो, ऐसा होना चाहिए। और अगर वो कोई किसी को किडनैप कर लेता है तो भी हम उसके नाम बहुत ही सतर्क रहते हैं, कोई उसे किडनैप ना कर ले। तो किडनैप अगर कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि जो लॉटरी हमारे हाथ में टिकट जो था वो टिकट खो गया, और हम चाहते हैं कि वो टिकट हमारे पास 18 साल तक ना खोए। तो ये पूरी कहानी है। यही रीजन है कि दादाजी बहुत डरे हुए हैं और दादाजी को लगता है कोई प्रेम चोपड़ा अंकल इस हमारे बेचारे छोटे बच्चे को एक्सप्लॉइट ना करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टी मैं अपना ट्रांसफर करता हूं एनजीओ को, और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो एनजीओ है वो जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तब ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देगा। ये तो एक कंडीशन हो गई। दादाजी ऐसा भी कर सकते हैं कि जब वो मेरा बच्चा मेजर हो जाएगा या जब उसकी मैरिज हो जाएगी या वो डॉक्टर बन जाएगा या कोई भी एक कंडीशन लगा दी कि जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और वो कंडीशन सर्टेन है, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी है वो आप एनजीओ जो है वो ट्रांसफर कर देगी माइनर को। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया? आसान। तो ये जो पूरा केस है, इस पूरे केस में जो हमारे पास पार्टीज हैं वो 3 हैं। तो जो पर्सन वसीयत लिख रहा है अपनी, उसको हम बोलते हैं ऑथर। ऑथर मतलब वो ऑथर नहीं जो बुक्स लिखता है ऑथर, ये ऑथर अलग है। ऑथर जो पेपर्स लिखता है यानी कि दादाजी। जो एनजीओ है उसका नाम है ट्रस्टी। ट्रस्टी क्यों बोला? क्योंकि वही प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेगा, और जो भी इंसान प्रॉपर्टी को पैसों में या प्रॉपर्टी में कैसे संभाल के रखता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। और जो माइनर है अल्टीमेटली बेनिफिट इसी के भाई साहब को मिलने वाला है, तो इसका नाम होता है बेनिफिशियरी। इसको बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिशियरी। ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की उसको हम बोलते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ओके, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। और ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये कवर्ड होता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 आपके सामने। ठीक है। तो सर कितनी पार्टीज हो गई हमारे पास? वी हैव 3 पार्टीज, वी हैव ग्रैंडफादर, वी हैव एनजीओ, वी हैव माइनर। इसे कॉपी करना हो कर लीजिएगा फटाफट। तो ग्रैंडफादर ने ये ट्रस्ट लिखी है तो उसका नाम ऑथर हो गया, और ग्रैंडफादर ने ट्रस्टी अपॉइंट किया है अपनी एनजीओ को प्रॉपर्टी संभाल के रखने के लिए, और ट्रस्टी अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बेनिफिशियरी को, यानी कि इस केस में जो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा माइनर को। तो माइनर कौन हो गया? माइनर बिकम्स द बेनिफिशियरी with the property of trust involves the property trust of property known as trust property, and where the contract of trust is involved known as contract of trust, and where the law is concerned this contract deals under the law of Indian Trust Act 1882. Are you getting my point? Okay. तो ये तो हो गया आपका दादाजी माइनर वाला एग्जाम्पल। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं आराम से, ताकि इसको हमें लाइव दिखाना पड़े। अब देखिए, अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को उससे संभाल के रखने का वादा किया है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, देखो दादाजी तो गए,
दादाजी कहानी से बाहर हो गए, अब वो डिलीट हो गए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि उनको तो मरना पड़ेगा जी, उनको जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो हमें चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे, तो दादाजी को हम थोड़ा हल्का हल्का कर देते हैं, ना, मतलब वो है हमारे, उनका हाथ हमारे सर पे है, लेकिन वो इंटेंजिबल लोग हैं, सिंपल, तो हवा में है, हवा में, स्पिरिट। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या जो एनजीओ है, क्या ये एनजीओ ट्रस्ट प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, तब तक जब तक माइनर मेजर ना हो जाए? आंसर इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन भाई साहब की है ही नहीं। ये प्रॉपर्टी दादाजी की है, जो अमानत संभाल के रखनी है किसने? ट्रस्टी ने। और जब माइनर मेजर हो जाएगा या जो भी कुछ हो जाएगा, जो भी दादाजी लिख कर गए हैं वो, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी उठाकर उनको दे देनी है, जब भी इनमें से कुछ भी हो जाएगा, व्हाटएवर। आप कहेंगे सर एनजीओ क्या फ्री में काम कर रही है? नहीं, फ्री में काम नहीं कर रही है, पैसे लेगी, तो ये अपने एक्सपेंस लिखती रहेगी, खर्चे लिखती रहेगी। आप कहेंगे सर खर्चे, आखिर कौन से खर्चे? तो सर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को संभाल के रखने का क्या खर्चा नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, लेकिन खर्चा होगा कौन सा, ये तो बताओ। अरे भाई सिंपल है, 100 करोड़ में से दादाजी का एक फार्म है, एक खेत है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, वहां किराए भी चढ़ा रखी है, कुछ दुकानें हैं, वहां पे शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, जो भी है, मतलब व्हाटएवर, ओके। कुछ कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, कुछ बैंक में पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ ज्वेलरी है, कुछ डायमंड्स रिंग्स वगैरह है, घर का टेबल कुर्सी है, एसी वगैरह सब मिला के घर का पूरा एक बंगला बना हुआ है। बंगले का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। खेतों में से हर साल खेती, आपको जो खेत है वो आपको तोड़वाने होंगे, यानी कि खेत को क्या बोलते हैं, हमें हार्वेस्टिंग, उनकी हार्वेस्टिंग करवानी होगी। हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, खेत को जो फसल निकलवाते हैं, तो फिर फसल निकलवानी होगी, फिर उसमें फसल बोने, क्या कहते हैं उसे, क्रॉपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, फसल बोना, तो फसल बोना भी होगा, खाद डलवानी होगी, फसल को उठा के आपको मंडी में सेल भी करवाना होगा। हाँ जी, ये सारे काम जो ग्रैंडफादर जी करवाया करते थे, ये सारे काम अब एनजीओ करने पड़ेंगे, क्योंकि एनजीओ को तभी तो बोलेंगे कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी संभाल कर रखना है। भाई इतना आसान थोड़ी है संभालना। दादाजी का एक फार्म हाउस बैंगलोर में है, भाई उस फार्म हाउस में क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। दादाजी का एक बंगला बना हुआ है गुजरात में, तो भाई गुजरात का जो बंगला है वो किराए पे चढ़ा हुआ है, तो वहां पे किराए वसूल लेना हर महीने, ठीक से किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी काम किसका है? ये भी काम उस एनजीओ का है। तो सर इस सारे काम में जो भी खर्चे लगेंगे आपके महीने में, जो भी 4,000, 8,000, 10,000, वो सारे खर्चे को आप लेते जाइए, उसकी आप क्या बनाइए, लिस्ट बनाते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और जब ये माइनर भाई साहब मेजर हो जाएंगे ना, तो माइनर भाई साहब से हम बोलेंगे, माइनर आप बड़े हो गए हैं और आप बन गए हैं मेजर, तो हमारे खर्चे जो हुए हैं वो टोटल खर्चे हुए हैं 100 करोड़ को संभाल के रखने के, जैसे 10 लाख, तो 10 लाख के जो खर्चे हैं वो प्लीज हमको दे दीजिए। माइनर बोलेगा बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको आपने रखा संभाल के तब तक जब तक मैं मेजर नहीं हो गया, और 8-10 साल के बाद जब मैं मेजर हो गया हूं तो आपकी एक्सपेंस निकल के आए हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए को क्या मैं एक बार देख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हमने अकाउंट्स, बुक्स, वाउचर्स, बिल्स सब संभाल के रखे हुए हैं, और 10 लाख का हमने खर्चा माइनस किया, और बाकी जो अपनी जिनकी प्रॉपर्टी थी वो कितनी बनी? 9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 90 नहीं 90 करोड़ 90 लाख, हाँ, तो 90 करोड़ जो है, मतलब जो भी व्हाटएवर, तो उतना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर कर दिया, किसको? मेजर को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रस्टी को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपने खर्चे मैनेज करेगा, क्योंकि खर्चे तो ऑब्वियसली लेगा ना, एनजीओ प्रॉफिट नहीं लेता, लेकिन खर्चे तो लेता ही लेता है। मैं आ गया आपको क्या हुआ? ठीक है, दूसरा सवाल, क्या जब तक, सुनिए जैसे, क्या जब तक ये ट्रांजैक्शन हो रही है और जब तक जो माइनर का ड्यूरेशन जब तक चल रहा है, तब तक क्या माइनर ट्रस्ट से बोल सकता है कि सर मुझे कुछ बुक्स और अकाउंट्स वगैरह देखनी है, एक्सेस करनी है? बिल्कुल, उसके दादाजी की प्रॉपर्टी है, सारे खाते, सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड, सारे वाउचर्स, सारे कैलकुलेशंस वो चाहे तो देख सकता है, क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेसी वाली बात नहीं है, उसी की दादाजी की प्रॉपर्टी थी, वो देख सकता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है। तीसरा, अगर कोई ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है तो क्या माइनर सूट फाइल कर सकता है ट्रस्टी के खिलाफ? आंसर यस,
माइनर चाहे तो ट्रस्टी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल इसने कैसे किया। और आप जानते हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए माइनर अपने साथ में कोई गार्डियन ला सकता है। आप कहेंगे अगर ये सर गार्डियन अगर है तो फिर हमने इसको प्रॉपर्टी क्यों दी है? अरे यार फिर वही बात, गार्डियन था लेकिन गार्डियन को हम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवाना नहीं चाहते थे ताकि डिस्प्यूट ना हो। याद है प्रेम चोपड़ा? तो दाराज जी को विश्वास नहीं था उस गार्डियन के ऊपर, इसलिए दाराज जी जाते जाते अपने किसी एनजीओ को ट्रांसफर करके चले गए। आपको ना एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल क्या इलस्ट्रेशन ही है। हाँ, ये बात है करीब करीब 2 साल पुरानी बात। व्हाट जस्ट हैपेंड, हम लोग रात को करीब ना, मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह करीब कुछ टाइम पहले 2 साल पहले गार्डन में बैठे हुए थे, तो याद है अभी भी। तो यहाँ पे मैं अभी रहता हूँ दिल्ली में, एक जगह है पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर। तो हम लोग सारे साथ में पूरे अपार्टमेंट में रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि मैं यहाँ से तो हूँ नहीं, आई फ्रॉम पंजाब। तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ में रहते हैं, पूरा अपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चले घूम के आते हैं, ठंडी हवा चल रही है, घूम के आते हैं। हम लोग गए एक पार्क में, वहाँ बहुत सारे पार्क हैं। पार्क में जाके बैठ रहे हैं हम लोग, रात को बज रहे थे करीब 10 साढ़े 10 के आसपास। हम लोग बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, वो टी शर्ट कौन सी थी? वो टी शर्ट थी मेरे इंस्टीट्यूट की। मेरा इंस्टीट्यूट है वो जो देव शर्मा क्लासेस के नाम से, तो वहां पे पीछे लिखा हुआ है देव शर्मा क्लासेस, ऐसे करके देव शर्मा क्लासेस। तो उस पर नीचे लिखा हुआ है देव शर्मा क्लासेस CS, हाँ CS का लोगो बना हुआ है। तो मैं वहां पे काम कर रहा था, बैठ के बातें कर रहा था। तो एक अंकल जी है जो पार्क में राउंड इवनिंग वॉक कर रहे थे, रात को अपना करे जाते थे। वो जितनी बार भी आए ऐसे, तो हम लोग बेंच पे बैठे, हम लोग ऐसे करके घूरे और फिर निकल जाए, फिर आगे ऐसे करके घूरे फिर निकल जाए, फिर तीसरी बार भी आगे से घूरे और फिर निकल जाए। मैं पता नहीं यार क्यों घूर रहे हैं, जो भी है। चौथे 5वें राउंड में वो दोबारा आ ही गए हमारे पास और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और बोला, बेटा CS कर रहे हो? मैंने बोला हाँ जी अंकल, CS कर तो नहीं रहा लेकिन CS बन चुका हूँ। कहते अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा कोर्स है। बोला आपको CS का मतलब पता है? कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कहते अरे नहीं बेटा, तो फेमस है बहुत कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी। वाह जी वाह, आपको पता है यार, कमाल है। कहते हाँ कंपनी सेक्रेटरी मुझे पता है, काफी लॉ का बहुत तगड़ा कोर्स होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला हाँ जी बताइए अब क्या है। कहते अच्छा, कहते देखो बेटा मेरी एक बेटी है। मैं बोला हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं बेटा पूरी बात सुनो। कहता बेटा अब देखो, मैं सोच रहा था तुमसे बहुत देर से ही बात करूं, मैंने 3-4 राउंड लगा लिए, तो अब मैं सोच रहा हूं तुमसे बात कर ही लूं, इसलिए मैं अभी आ गया। और तुम CS हो तो तुमसे बात करनी चाहिए मुझे। देखो बेटा मेरी एक बेटी है जिसकी भी शादी नहीं हुई। तो बोला हाँ जी अंकल कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए सब आगे, टोटली कोई दिक्कत नहीं। कहते लेकिन उसकी शादी ना हमने भी पक्की कहीं कर दी है। तेरी ऐसी तैसी, मुझसे बात क्यों कर रहा है यार? कहते देखो हमने उसकी शादी कहीं पक्की की है, लेकिन मेरे को थोड़ा डर है, आजकल वो थोड़ा दहेज भेज का थोड़ा पंगा रहता है, तो ना डाउरी का इश्यूज वगैरह। और मैंने सुना है अखबार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और मेरी वो इकलौती बेटी है, और मेरे पास जो है मैं करोड़पति आदमी हूँ, इकलौती बेटी है। और हम सब दोस्त बैठे हुए थे, हम सबकी ला यहाँ से यहाँ तक टपक गई, इकलौती बेटी और करोड़पति आदमी, तो और क्या चाहिए। तो मैंने बोला हाँ जी अंकल बताइए, आप बात करो डायरेक्टली, क्या करना है। कहते बेटा देखो ऐसा होता है कि इन लॉज जो ससुराल वाले आजकल क्या करते हैं कि बेटी से दहेज मांगते हैं एक्स्ट्रा, और दहेज जब तक दहेज यूज हो रहा होता है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जब दहेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो बेटी को भगा दिया या डाइवोर्स करवा दिया या प्रेशर जमा रहे हैं या मारना पीटना शुरू कर दिया समथिंग, या फिर उनको कहीं से धक्का दे दिया या एक्सीडेंट करवा दिया, मर्डर कर दिया समथिंग। तो मुझे इन सब से बहुत डर लगता है, तो मैं चाहता हूं कि यार तुम मुझे कोई एडवाइस दो बढ़िया सी। तो मेरे दोस्त शांत हो गए और मैंने एडवाइस दी उनको। मैंने कहा अंकल जी आप एक काम करिए, थोड़ी सी एडवाइस आपको अजीब लगेगी, लेकिन एक काम करिए, आप किसी NGO को पकड़िए। कहते अच्छा फिर? देखिए एक NGO को पकड़िए और NGO के साथ में एक एग्रीमेंट करिए, और जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, जितना आप दहेज दे रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए कि आप लिस्ट में ये सब दहेज दे रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन इतने की है, टेबल कुर्सी इतने का है, टीवी इतने का है, फ्रिज इतने का है, कार इतने की है, बाइक इतने की, व्हाटएवर जो भी आप गिफ्ट कर रहे हैं, कैश इतने का दे रहे हैं आप, उसकी लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर, और स्टैम्प पेपर के ऊपर उस लिस्ट को बनाने के बाद ये लिखेंगे कि शादी में आप ये सब गिफ्ट दे रहे हैं अपनी डॉटर को, और शादी के पहले 10 साल तक या 5 साल जो भी आपको लगाना लगा लीजिएगा, 10 साल तक आपके बेटे को कुछ इंजरी, कोई एक्सप्लॉयटेशन, या अगर कोई मालहानि होती है, कोई अगर डिसेबिलिटी होती है, कुछ परेशानी अगर होती है,
तो ये जो प्रॉपर्टी है जितनी गई है इन लॉज के पास, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्ट बैक होके उस एनजीओ के पास चली जाएगी, यानी कि ससुराल वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं अच्छा मतलब इसमें मैं समझ नहीं पाया, मतलब बस सिंपल दोबारा सुनिए। हो सकता है कि बेटी की डॉक्टर की शादी के बाद हो सकता है आप कहीं चले जाएं, आप कहीं हरिद्वार शिफ्ट हो जाएं, या आपकी मतलब भगवान न करे डेथ वगैरह हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बेटी का अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है आप तो नहीं समझ पाएंगे, तो बेटर है आप एक काम करें, आप एक स्टैम्प पेपर पे एक पूरा लिस्ट बनाएं और स्टैम्प लिस्ट बनाने के बाद उस एनजीओ के साथ में एग्रीमेंट करें कि भाई जब डॉटर की शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद अगर 10 साल तक अगर बेटी का कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जब तक डेथ नहीं होती तब तक बढ़िया है, लेकिन अगर डेथ हो जाती है 10 साल के अंदर अंदर, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सारी सारी प्रॉपर्टी ससुराल से उठकर वापस बाउंस बैक हो जाएगी किसके पास, एनजीओ के पास। और ससुराल वाले कभी नहीं चाहेंगे कि 10 साल तक बेटी को कोई चोट भी आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 इयर्स तक ससुराल वाले कोई भी अटैक नहीं करेंगे डॉटर के ऊपर, क्योंकि अगर वो अटैक करना चाहेंगे तो जो थोड़ा बहुत दहेज आया हुआ है और क्या मांगना है, बल्कि जो ऑलरेडी आया हुआ है वो भी पुलिस जब्त करके उस एनजीओ को ट्रांसफर कर देगी। और एक बार अगर एनजीओ के पास चला गया तो किसी की भी वापस नहीं आ सकता। और आपको लेना हो तो आप ले लेना बाद में एनजीओ से, वो आपकी मर्जी है। तो आप एक ऐसी ट्रस्ट जो है साइन कर दीजिए। इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा, आपकी डॉटर कौन होगा, आपकी डॉटर होगी। ये लिख कौन रहा है, ये आप लिखोगे, आपका नाम अंकल जी ऑथर होगा, और जिसको आपने एनजीओ अपॉइंट किया है जो आपकी उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेगा वो होगा आपका एनजीओ यानी कि ट्रस्टी होगा। तो इसमें आपका एक एग्रीमेंट बनेगा स्टैम्प पेपर के ऊपर अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। मेरे दोस्त बड़े खुश, यार क्या एडवाइस है, बढ़िया, मजा आ गया। अंकल जी बड़े खुश कि वाह बेटा तुम्हें मजा आ गया। मतलब हाँ मजा तो आ गया, फीस तो दे दो। तो ऑब्वियसली मैंने बोला नहीं ऐसा, लेकिन फीस देनी चाहिए थी उनको, उन्होंने कोई फीस नहीं थी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तुम कहाँ रहते हो, मतलब मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। कह रहे अच्छा क्या नाम है, तो मैं ऐसे टर्न हो गया, मैंने बोला देव शर्मा, देव शर्मा क्लासेस, तो पीछे नाम लिखा हुआ था मेरे इंस्टीट्यूट का। कहते इंस्टीट्यूट, मतलब हाँ मैं इंस्टीट्यूट भी अपना रन करता हूँ। तो कहते वंडरफुल, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने मन में सोचा यार कमाल है, ऐसी जगह शादी क्यों करवा रहे हो बेटी की जहाँ पे बेचारे दहेज मांग रहे हैं, मुझसे करवा दो मैं दहेज भी नहीं मांगूंगा। तो कह रहे जोक्स अपार्ट, बट दैट वाज द एडवाइस एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू एक वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज आउट ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। इस कहानी के अलावा एक और एग्जांपल जो मैंने आपको पेश कर दिया, तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अपनी सोच को बढ़ाकर और बहुत सारे तिगड़म यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, कि एक इंसान है, उसने कोई कंपनी बनाई, कंपनी का वो फाउंडर है, प्रमोटर है, उसे लगता है कि उसे कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी कहां किसके पास जाएगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। उस इंसान ने कंपनी बनाई थी लेकिन उसकी कभी शादी नहीं हुई, तो ना उसे कोई आगे है, ना उसे कोई पीछे है, ना कोई बाल है, ना कोई बच्चा है, कुछ भी नहीं है, बाल भी नहीं है उसके, देखो बच्चा कहां से होगा, बाल भी नहीं है। तो वो चाहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो जो उसका घर बार बिल्डिंग वगैरह जो भी कुछ है वो सारी सारी प्रॉपर्टी उस कंपनी के नाम ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा, वो कंपनी हो जाएगी बेनिफिशियरी। ऑथर कौन हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा वो फाउंडर, वो प्रमोटर जिसने कंपनी बनाई थी खून पसीने लगा के। और ट्रस्टी कौन हो जाएगा, जिसको उसने वो पेपर्स संभाल के रख के दिए हैं। अब हो सकता है इस केस में ट्रस्टी उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, पॉसिबिलिटी है कि भाई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पेपर्स ले जाओ प्रॉपर्टी के, और इन पेपर्स को कोर्ट में दिखाकर प्रॉपर्टी सारी सारी मेरी जो है मेरी कंपनी नाम ट्रांसफर करवा देना अगर मुझे कुछ हो गया तो। ओके, तो ये होता है ट्रस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पक्का पक्का पूरी आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये पूरी कहानी क्लियर है तभी हम ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। अच्छा थोड़ी सी एक बहुत बात पढ़ू, माइनर, हमने माइनर की बात की थी, क्या 2 माइनर हो सकते हैं। दादाजी ने अगर ये बोल दे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा 100 करोड़ में से 50 करोड़ देना इस बच्चे को, 50 करोड़ देना उस बच्चे को, यानी कि प्रॉपर्टी को तोड़ दिया 2-3 बच्चों में, 2-3 लाइक माइनर्स में, चलेगा। हाँ हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया, 2 एग्जांपल लो, 3 एग्जांपल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जरूरी थोड़ी ना कि माइनर ही हो सकता है ये उसकी वाइफ हो, मतलब वाइफ माइनर नहीं होगी ऑब्वियसली, हो सकता है उसकी वाइफ हो सकता है कोई उसका दूर